मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। तो इसके पहले हमने अपना बहुत सारा चैप्टर ख़त्म कर लिया है और एनिशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 7000 ईस्वी के टाइम में समाप्त हो जाती है और उसके बाद शुरू होती है वैदिक सभ्यता। लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता का पता नहीं चला था तब तक वैदिक सभ्यता ही सबसे पहली सभ्यता मानी जाती थी। लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता का पता चल जाता है लोगों को, तब उसके बाद वैदिक सभ्यता दूसरे नंबर पे आ जाती है और सिंधु घाटी सभ्यता पहली नगरीय सभ्यता के रूप में जानी जाती है। और यहाँ पे क्रम हम उल्टा देखेंगे कि पहले की जो सभ्यता थी वो नगरीय थी और वैदिक सभ्यता बाद में जो आई वो ग्रामीण सभ्यता के रूप में जानी गई। मतलब पहले के लोग अच्छे अच्छे घर, नालियाँ, गलियाँ ये सब बनाना जानते थे, लेकिन बाद में क्या होगा, बाद के लोग झोपड़ियों में रहने लगेंगे। तो ये उल्टा क्रम हमें देखने को मिलेगा वैदिक सभ्यता में। और वैदिक सभ्यता वेदों का, यहाँ पे हम जो देखेंगे कि वेदों से हमें जिस चीज़ के बारे में पता चलता है उसे ही वैदिक सभ्यता कहते हैं। तो ये हमारा एनिशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है और एनिशिएंट हिस्ट्री के अंदर ढेर सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते रहते हैं, चाहे एसएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो। एनिशिएंट एक ऐसा पार्ट है जो हमें जल्दी याद नहीं रहता और समझ में नहीं आता है, तो इसलिए इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैंने मॉडर्न अभी ख़त्म नहीं किया है, पर एनिशिएंट को स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि अभी फ़िलहाल हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्स हैं, जैसे एएसओ का हो गया और एसएससी। तो चलिए शुरू करते हैं वैदिक सभ्यता। तो हम लोग देखेंगे कि वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड है 1500 से 600 BC। ये उल्टा चलेगा क्रम, बिफोर क्राइस्ट 1500 से 600 BC। तो सबसे पहले एक छोटा सा परिचय देखेंगे हम लोग इसके बारे में। पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 BC और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 BC। दो भाग में वैदिक काल को हम लोग दो भाग में बांट के पढ़ते हैं। पहला टाइम कहलाता है पूर्व वैदिक और दूसरा कहलाता है उत्तर वैदिक, जिसका टाइम पीरियड 1500 से 1000 BC और 1000 से 600 BC है। तो वैदिक शब्द वेद से बना है जिसका अर्थ होता है ज्ञान। वैदिक शब्द किससे बना है? वेद से बना है जिसका अर्थ होता है ज्ञान। और इसके निर्माता आर्य है। इसके निर्माता, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में भी कहा जा रहा था कि इसके निर्माता आर्य हैं। तो इसके निर्माता आर्य हैं, वेदों के निर्माता। और संस्कृत शब्द जिसका अर्थ है श्रेष्ठ भाषा। तो आर्य जो है वो संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ भाषा। आर्य का अर्थ होता है, आर्य एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ भाषा। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये वैदिक सभ्यता के बारे में कहाँ से आया वैदिक सभ्यता। अनेक विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं। तो मैक्स वुलर ने कहा है कि आर्य मध्य एशिया से आए हैं। मैक्स वुलर का कहना है कि आर्य जो है वो मध्य एशिया से भारत आए थे। डॉक्टर संपूर्णानंद का कहना है कि आल्पस पर्वत यूरेशिया से आए थे आर्य। बाल गंगाधर तिलक का कहना है कि आर्कटिक उत्तरी ध्रुव से, नॉर्थ पोल से आए थे आर्य। स्वामी दयानंद सरस्वती का कहना है कि तिब्बत से आए। तो इस तरह से हमें मतभेद देखने को मिलेगा कि आखिर आर्य आए कहाँ से। तो ये सारे हो गए कि ये मूल निवास, आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था, आर्य कहाँ से आए थे। उसके बाद जानकारी के स्रोत है एक साहित्यिक और पुरातात्विक। इसके जानकारी के स्रोत साहित्यिक भी हैं और पुरातात्विक भी हैं। दोनों स्रोतों से हमें वैदिक काल का पता चलता है। पुरातात्विक स्रोत है बोगाज कोई अभिलेख। बोगाज कोई अभिलेख जो है कि जो हमें उत्खनन में मिलता है उसको पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। पुरातात्विक स्रोत में बोगाज कोई अभिलेख है जो कि 1400 BC के। इस अभिलेख से इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख है। इसमें इंद्र देवता का उल्लेख है, अग्नि देवता का उल्लेख है। तो इसमें सभी देवी देवताओं का उल्लेख है बोगाज कोई अभिलेख में, जिससे पता चलता है कि वैदिक सभ्यता के बारे में पता चलता है। उसके बाद पूर्व वैदिक काल में गैरिक मृदभांड OCP मिला है। उत्तर वैदिक काल का चित्रित धूसर मृदभांड PGW। और तो पूर्व वैदिक काल में गैरिक मृदभांड मिला है, उत्तर वैदिक काल में चित्रित धूसर मृदभांड मिला। तो ये सारी चीज़ मिले हैं जिससे हमें वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है, पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत दोनों। तो साहित्य के स्रोत अब देखेंगे हम लोग। साहित्य के स्रोत क्या है?
पुरातात्विक स्रोत हम लोगों ने देख लिया। अब साहित्यिक स्रोत जैसे वेद से हमें पता चलता है वैदिक काल के बारे में। तो सबसे पुराना वेद कौन था? ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना प्राचीन वेद है। ये ऋग्वेद से ही हमें पूर्व वैदिक काल के बारे में पता चलेगा। ऋग्वेद में पूर्व वैदिक काल के बारे में चर्चा की गई है और उसके बाद बाकी के जो वेद हैं उसमें उत्तर वैदिक काल के बारे में हमें पढ़ने को मिलेगा। तो सबसे प्राचीन वेद है, संकलन करता है इसके कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। कृष्ण द्वैपायन और वेद व्यास इसके दोनों एक ही का नाम है। तो इसके संकलन करता है ऋग्वेद के। और ऋग्वेद में 10 मंडल है और 1028 सूक्त है। मंत्र, सूक्त मतलब मंत्र, 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमने कुछ इम्पोर्टेंट इम्पॉर्टेंट मंडल है जिससे क्वेश्चन आते रहते हैं उसको हमने नोट डाउन किया है। तो प्रथम और 10वां मंडल नया है, इसमें पहला और 10वां मंडल नया है। ये जो 10 मंडल हैं ऋग्वेद के उसमें पहला मंडल और 10वां मंडल नया है। और इम्पॉर्टेंट मंडल है तृतीय मंडल, 7वां मंडल, 9वां मंडल, 10वां मंडल। तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र है जो कि विश्वामित्र के द्वारा संकलन किया गया। 7वें मंडल में दशराज युद्ध के बारे में दिया गया है। दशराज युद्ध राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच हुआ था। यह युद्ध परुष्णी नदी, रावी नदी जो कि अभी पाकिस्तान में है, जहाँ से जवाहरलाल नेहरू ने कुछ किया था जो कि मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोगों को पढ़ना है। पूर्ण स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन ऐलान किया था वहाँ से उन्होंने। और युद्ध परुष्णी नदी, रावी नदी के तट पर हुआ था। इसमें राजा सुदास की जीत हुई थी। तो यहाँ पे ये वर्णन आपको देखने को मिलेगा। दशराज, 7वें मंडल में दशराज के युद्ध का वर्णन हमें देखने को मिलता है। 9वां मंडल में सोम देवता के बारे में पता चलता है। 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था। तो सबसे पहले वर्ण व्यवस्था, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, ये सारा वर्ण व्यवस्था हमें वेद से ही देखने को मिलेगा 10वें मंडल से। तो ये हमारा ऋग्वेद हो गया जो कि पूर्व वैदिक काल के बारे में हमें बताएगा। उसके बाद हम लोग सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के बारे में जानेंगे। तो सामवेद संगीत का वेद था। सामवेद को संगीत का वेद कहते हैं। स्वरों का सर्वप्रथम प्रयोग यहीं पे होता है। यजुर्वेद को यज्ञ के विधियों का वर्णन, यजुर्वेद में यज्ञ के विधियों का वर्णन किया गया है कि कैसे कैसे यज्ञ होंगे। और यज्ञ और गद्य और पद्य का वेद, और इसे गद्य और पद्य का वेद कहा जाता है। यजुर्वेद को गद्य और पद्य का वेद कहा जाता है। अथर्ववेद, जादू टोना वशीकरण का वेद। अथर्ववेद को जादू टोना और वशीकरण का वेद कहते हैं। इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है, सबसे बाद का वेद। अथर्ववेद को जादू टोना वशीकरण का वेद कहा जाता है, इसे ब्रह्मवेद तथा सबसे बाद का वेद कहा गया है अथर्ववेद को। तो ये चारों वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये चारों वेद हैं जिससे हमें वैदिक सभ्यता के बारे में पता चलता है। ऋग्वेद से पूर्व वैदिक सभ्यता और सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद से उत्तर वैदिक सभ्यता के बारे में हमें पता चलेगा, जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में उत्तर वैदिक काल के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं हम लोग अध्येता और उपवेद। अध्येता जो वेद को गाता था, वेद को पहले ही वेद लिखे नहीं गए थे, वेद को गा के पढ़ा जाता था। तो अध्येता वेद को जो गाते थे, ऋग्वेद को गाने वाले को होतृ कहते थे और ऋग्वेद का उपवेद था आयुर्वेद। सामवेद को गाने वाले उद्गाता कहलाते थे और गंधर्व वेद उसका उपवेद था। यजुर्वेद को गाने वाले अधार्तियों कहलाते थे, धनुर्वेद इसका उपवेद था। और अथर्ववेद को गाने वाले ब्रह्मा कहलाते थे और शीर्षवेद इसका उपवेद था। तो ये अध्येता जो वेद को गाते थे और उपवेद वेद का जो उपवेद होता था, इसको हमें अच्छे से याद कर लेना है। तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं। फिर उपनिषद की कुल संख्या 108 थी। और आरण्यक, जिसको वैसे व्यक्ति जो संन्यास ग्रहण करते हैं और मन में रहते हैं, तो यहाँ पे उपनिषद और आरण्यक। उपनिषद हम लोग 108 में से उस उपनिषद को पढ़ेंगे जिनका संबंध वेद से है। तो सबसे पहले देखिए उपनिषद कौशितकी और ऐतरेय ऋग्वेद के उपनिषद है। कौशितकी, ऐतरेय ऋग्वेद के उपवेद हैं। केन, छांदोग्य सामवेद के उपवेद हैं और तैत्तिरीय, मैत्रेयणी यजुर्वेद के उपवेद हैं और माधुरण्य, प्रश्नछद अथर्ववेद के उपवेद हैं, उपनिषद हैं। तो ऋग्वेद के उपनिषद कौशितकी, ऐतरेय,
सामवेद की केन छांदोग्य, यजुर्वेद के तैत्तिरीय मैतरणी और अथर्ववेद के मांडुरण्य और प्रश्न छंद उपनिषद हैं इसके। और उपनिषद क्या होता था? उपनिषद संकलन होता था जिसमें वेदों को गाया जाता था। और आरण्यक जो वेद को गाते थे, तो कौशिकी के अत्र के आरण्यक ही थे, केन छांदोग्य के जैमिनीय धांदोग्य थे, तैत्तिरीय मैतरणी के तैत्तिरीय शतपथ थे और मांडुरण्य प्रच्छंद के कोई अनन्य नहीं थे। तो ये हमारा वैदिक सभ्यता का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर था जिसको आप लोग अच्छे से रिवाइज करेंगे तो आपका इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो वैदिक सभ्यता 1500 BC से 600 BC के आसपास के टाइम पीरियड का था। हम लोग वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांट के पढ़ेंगे, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इसमें हम लोगों ने पूर्व वैदिक काल के बारे में पढ़ा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में। तो टोटल वेद कितने हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में हमें पूर्व वैदिक काल के बारे में पढ़ना है और उसके बाद बाकी के वेद हमें उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी देते हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे और नोट डाउन कर लेंगे तो आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा एंशिएंट हिस्ट्री में। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार, स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से नोट्स बना लेंगे तो आपको बहुत ही काम आने वाला है। तो अगर आपको इससे संबंधित कोई डाउट हो तो कमेंट सेशन में जाके बोल सकते हैं, या तो फिर मैं लाइव आती हूँ तो उसमें भी आप लोग बता सकते हैं कि क्या डाउट है, नहीं डाउट है। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग के डाउट को क्लियर कर सकूँ। तो अगर आपको समझ में आया है तो भी बताइए कमेंट सेशन में जाके, नहीं समझ में आया तो भी बताइए। और इसको पार्ट वाइज देखने के लिए मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। जाके वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारा वीडियो एक लाइन से मिल जाएगा, क्योंकि इसको क्रम से समझना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपका वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।